जय हिंद दोस्तों, आज पुनः हम सभी उपस्थित हुए हैं अपने पॉलिटी के सेक्टर में। तो पॉलिटी का सेक्टर आप लोगों को आज हम रिवीजन करवाएंगे राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन आज मेरा टॉपिक है। बिना कोई समय गवाए हुए आप लोग पूरे सेशन को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आपसे हम यह आशा करते हैं कि आप पूरा देखिएगा और हम भी अपना जो लूसेंट का टॉपिक है, जो लूसेंट का कंटेंट है, नया वाला लूसेंट जो अपडेटेड लूसेंट है, उसका कंटेंट बिल्कुल आपके माइंड में फिट बैठेगा। बस आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, यह 15 मिनट का वीडियो होगा और आपको एक से एक कंटेंट रिवीजन होगा। चलिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किस हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग का गठन किया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पता है संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और उसी के अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे और अस्थाई अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोग तो याद रखिएगा, संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे अगर पूछेगा तो वो एस.सी. मुखर्जी थे और दूसरे उपाध्यक्ष जो थे वो वी.टी. कृष्णमचारी थे और जो पहले महासचिव थे, ये एकमात्र महासचिव जो थे वो एच.बी.आर. अयंगर थे। महासचिव जो थे वो अयंगर थे। तो उसी क्रम में याद रखिएगा, राज्यों का जब पुनर्गठन होने लगा तो अस्थाई अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है याद रखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त यानी रिटायरमेंट न्यायाधीश जिसका नाम था एस.के. धर। ठीक है, तो एस.के. धर के अध्यक्षता में ही 4 सदस्य आयोग का गठन किया और पता करने के लिए बोला कि राज्यों का पुनर्गठन हम लोग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सा आधार रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर में राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वह आपका प्रशासनिक आधार पे होगा। लेकिन भारत के अंदर में पहली बार 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, आपको पता है कि उस अधिवेशन में घोषणा किया गया था कि जब भारत आजाद होगा तो उस समय राज्यों का जो गठन होगा वो आपके भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद वही कांग्रेस या भारत सरकार ने बोलने लगा कि भारत का जो पुनर्गठन होगा वो आपका किस आधार पे होगा, तो वो प्रशासनिक आधार पे होगा। जब यह प्रशासनिक आधार पे बोला गया तो पूरा भारत में जो है कि विभिन्न प्रकार का जो है कि आंदोलन वगैरह चालू हो गया, गर्म माहौल बनने लगा, क्योंकि शुरुआत में बोला गया था कि भाई किस आधार पे होगा, भाषा के आधार पे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा इतना सा क्वेश्चन कि भाषा के पुनर्गठन के लिए पहली बार कौन सी समिति गठन की गई थी, तो एस.के. धर। किस हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आगे चल के याद रखिएगा कि आपका धर आयोग ने, आपको पता है कि इसी का जो प्रशासनिक आधार बताया, इसी की जांच करने के लिए आगे जो है कि जयपुर अधिवेशन में, आगे चल के कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में 3 व्यक्ति के सदस्यता में एक और समिति का गठन किया जिसका नाम था जे.वी.पी. समिति। ठीक है, यानी जे से जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। इसी समिति ने फिर से जांच किया और जांच करने के बाद बताया कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो आपका किस आधार पे होगा, तो राज्यों का पुनर्गठन जो होगा वो आपका जो है कि प्रशासनिक आधार पे होगा। तो फिर से आंदोलन होना चालू हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जे.वी.पी. समिति का संबंध किससे है, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। एस.के. धर समिति का संबंध भी किससे है, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे कि जे.वी.पी. समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के किस व्यक्ति ने आंदोलन प्रारंभ किया, तो आप लोग को बता दे कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने जब रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पोट्री श्रीरामल्लू। पोट्री श्रीरामल्लू ने ही आपका आमरण अनशन पे बैठ गया और क्योंकि तेलुगु भाषा के लिए अलग से जो है कि क्षेत्र बनाने या राज्य का गठन का मांग करने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वो टोटल 58 दिन तक आमरण अनशन किया था। कितना दिन तक? 58 दिन तक। और 58 दिन के बाद आमरण अनशन करते हुए वह डेट याद रख लीजिएगा 15 दिसंबर 1952। 15
दिसंबर 1952 15 दिसंबर 1952 को पोट्री श्री रामल्लू का निधन होता है। और जैसे निधन होता है तो पूरे भारत में और गर्म माहौल हो जाता है। और जब और गर्म माहौल हो गया तब जो है कि जाके रामल्लू की मृत्यु के बाद उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग की, ठीक है, या फिर घोषणा कर दिया कि आंध्र प्रदेश का एक गठन कर दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश का आदमी ही उस समय डेट किया था पोट्री श्री रामल्लू 58 दिन के आमरण अनशन और 15 दिसंबर 1952 को निधन हुआ था। यह चीज याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसी के आधार पे भारत के अंदर में बनने वाला पहला राजभाषा के आधार पे कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। और याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और यह राज्य स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। और जब इस राज्य का स्थापना हुआ था तो उस समय उसकी राजधानी कुर्नूल हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? कुर्नूल। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कहां थी? कुर्नूल। लेकिन आंध्र प्रदेश की वर्तमान समय में जो राजधानी है वह अमरावती है। तो ये दो कंटेंट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कुर्नूल और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी अमरावती। लेकिन आंध्र प्रदेश का कुछ दिन पहले राजधानी हैदराबाद था। लेकिन हैदराबाद जब वो अलग हुआ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कृष्णन समिति के सिफारिश पर 2 जून 2014 को, तब आंध्र प्रदेश के हिस्से से हैदराबाद चला गया तेलंगाना के हिस्से में। इसीलिए हैदराबाद जो है वह तेलंगाना की राजधानी हो गया और आंध्र प्रदेश ने अपना नया हाईकोर्ट और नया राजधानी अमरावती को बना लिया। और वही अमरावती वर्तमान समय में नवनिर्मित या फिर सबसे अंतिम या लेटेस्ट हाईकोर्ट है, जो कि अमरावती हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या 25 है, सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है कि राज्यों के पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे। तो जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा तो एक अध्यक्ष बना दिया फजल अली। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। तो आपको अभी तक 3 आयोग बताए। सबसे पहले आपको बताए थे कौन सा आयोग? तो एसके दार आयोग। दूसरा बताए जेबीपी आयोग और तीसरा बताए आपको फजल अली आयोग, ठीक है। डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन फजल अली कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली, इसके 2 और सपोर्टर थे या फिर 2 और सदस्य थे। इसमें कौन कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजड़ू और के.एम. पनिक्कड़। के.एम. पनिक्कड़ और हृदयनाथ कुंजड़ू, ये 2 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को पता ही है, फजल अली। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया। ये चीज आप याद रखिएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ पहली बार आंध्र प्रदेश का 1953 में। लेकिन ये जब यह होने लगा इस प्रोसेस के तहत भाषा के आधार पे, तो संविधान के अंदर में जो अधिनियम बना वो आगे चल के 1956 में बना। और इसी के तहत जो भारत के अंदर में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो था वो 1953 में हुआ था। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पास किया गया वो 1956 में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो गठित हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था वो 1953 में, लेकिन अधिनियम जो पास हुआ वो 1956 में। यहां पर बच्चा कंफ्यूज करता है दोनों में। अधिनियम 1956 और जो पास हुआ था आपका आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल भारत को सौंप दिया? तो 1954 को, ठीक है। फ्रांस ने, याद रखिएगा, पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल, ये 4 शहर को सौंप दिया भारत को 1954 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष गोवा, दमनदीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई किया? तो आप लोग वह डेट याद रखिएगा, 18 दिसंबर 1961। 18 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद कराने के लिए भारत के तरफ से कार्रवाई किया गया, क्योंकि गोवा उसमें पुर्तगालियों के अधीन था। इसीलिए याद रखिएगा 18 दिसंबर को भारत ने कार्रवाई किया और जस्ट एक दिन के बाद 19 दिसंबर को गोवा को मुक्त कर दिया गया, भारत को सौंप दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को डेट याद रख लीजिएगा। और गोवा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा भारत का एक राज्य का जो दर्जा मिला गोवा को, वो याद रखिएगा आपका जो है कि 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
और याद रखिएगा गोवा के साथ साथ दमन और दीप भी 1961 याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इस सबको 12वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन दीप को भारत के परिशिष्ट में शामिल किया गया 12वां संविधान संशोधन के तहत, लेकिन भारत का राज्य का जो बनाया दर्जा वो 56वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में क्षेत्र परिषद की संख्या कितनी है। तो भारत के अंदर में क्षेत्र परिषद, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। भारत के अंदर में क्षेत्र परिषद की कुल संख्या जो है वह याद रखिएगा 5 है। भारत के अंदर में क्षेत्र परिषद की संख्या 5 है, लेकिन छठा क्षेत्र परिषद भी कुछ देर के बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन मुख्यतः कितना क्षेत्र परिषद है? 5। एक उत्तर है, एक दक्षिण है, एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक मध्य है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा, भारत के अंदर में क्षेत्र परिषद का जो गठन किया जाता है वो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्र परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के गृह मंत्री होते हैं, क्योंकि वही क्षेत्र में परिवर्तन इधर उधर करते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्ट, भारत के अंदर में क्षेत्र परिषद का गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्र गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई भी मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अक्सर गृह मंत्री होते हैं, और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो कि गांधीनगर लोकसभा से जीत के पहुंचे हैं, ठीक है। और वह सहकारिता मंत्री भी उनको पदभार दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्षेत्र परिषद को किस ईस्वी के तहत स्थापित किया गया? तो क्षेत्र परिषद यानी 6 से क्षेत्र 6 से 56 याद रखिएगा, ठीक है। 6 से क्षेत्र 6 से 56 यानी क्षेत्र परिषद का गठन 1956 के अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। 1956 के अधिनियम के तहत किया गया था, याद रखिएगा। 1956 के अधिनियम के तहत किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तरी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में, आप मैप से भी देखिएगा उत्तर में दिल्ली है, ठीक है। और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय भी दिल्ली में है, ठीक है, उसका मुख्यालय। तो याद रखिएगा उत्तरी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद, तो मध्यवर्ती जो है वह इलाहाबाद में आता है, ठीक है, सेंट्रल में। मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद जो है वह याद रखिएगा इलाहाबाद में आता है। वो गेट के अंदर में वो उधर बोरा दिया था। तो याद रखिएगा मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ में है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद में है, ठीक। वहीं अगला सवाल है पूर्वी क्षेत्र परिषद, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता है, इसका भी कलकत्ता है। अगला सवाल पश्चिमी क्षेत्र परिषद, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है आपका सबसे WR का जो मुख्यालय है वो भी आपका अहमदाबाद में है, और ये आपका मुंबई ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी क्षेत्र परिषद, तो दक्षिणी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ में है? चेन्नई में है। आप इतना चीज याद रखिएगा। कुल कितना क्षेत्र परिषद? 5। गठन कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। कब स्थापना हुआ? 1956 में, ठीक है। और 5 का मुख्यालय शायद आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार आप अपने से भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार किस क्षेत्र परिषद में आता है, तो बिहार जो है वो पूरब का हिस्सा है। बिहार जो है हो गया पश्चिम बंगाल एरिया हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, तो ये सब जो है आपका पूर्वी क्षेत्र परिषद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उत्तरी में आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एरिया जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा उत्तरी में। अरे सही है, टेंशन नहीं लो, बस कंटेंट सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। पूर्वोत्तर सही है, उसको रहने दो ना, यहां ध्यान दो, उसको मत छुओ। पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? अभी तक आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य बताए, लेकिन ये पूर्वोत्तर कहां से? पूर्वोत्तर का मतलब हो गया पूर्व और उत्तर जुटा हुआ। पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट यानी उधर जाना है अभी हमको घूमने के लिए, जो कि गरीबी इलाका है पूरा, ठीक है, नागालैंड तरफ जाना है, यानी 7 सिस्टर समझिएगा, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद का गठन 1971 में हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो बना है वो भारत का 6ठा क्षेत्र परिषद बना है।
जो कि आपका 1971 में, और बाद बाकी 5 को जो पहले बना था वो आपका 1956 में बना था, और पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद 1971 में बना, और उसी साल 1971 में ही आपको पता है हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और 1971 के तहत जो पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद का जो आपका गठन हुआ, उसके तहत आप याद रखिएगा असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी सिक्किम भी जो अब आता है वो वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद के अंतर्गत, क्योंकि ऐसे तो वो शुरुआत में वो पूर्वीय क्षेत्र में आता था, लेकिन बाद में चल के 1971 में उसको काट के स्पेशल ब्रांच दे दिया गया पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद, ठीक है, 1971 में। अगला सवाल आपको बताना है, देखिएगा, जब शुरुआत में दिया था ना तो 1971 में, तो उस समय सिक्किम को शामिल नहीं किया था, लेकिन भले अभी सिक्किम आता है पूर्वोत्तर में, लेकिन 1994 में एक अलग से अधिनियम बना के सिक्किम को भी बोला कि नहीं भाई तुम भी पूर्वोत्तर के तरफ जाओ। आप समझिएगा बात को, हम बहुत बार बताए हैं कि 7 सिस्टर में कुल 7 राज्य आते हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के, और सिक्किम उसमें नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर बता देते हैं सिक्किम भी, लेकिन ओरिजिनल में नहीं आते। ये क्वेश्चन एग्जाम का ओरिजिनल आया हुआ क्वेश्चन है, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सिक्किम को ब्रदर स्टेट के नाम से जानते हैं, सिक्किम को ब्रदर्स स्टेट, यानी उधर 7 सिस्टर हो गया 7 गो राज्य, तो जब उधर बहन हो गई 7 गो, तो उसका भाई भी होगा एक, तो आप याद रखिएगा सिक्किम को भाई कहा जाता है, यानी ब्रदर्स स्टेट कहा जाता है भारत का, और उधर 7 गो हो गया 7 सिस्टर, और ये दोनों को मिला के पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद में दे दिया गया 1971 के तहत, लेकिन सिक्किम को उस समय नहीं दिया, सिक्किम को आगे चल के 1994 में दिया, और सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत भारत में निर्माण हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि बाहरी राज्यों का प्रवेश था। और आपको बता दें सिक्किम राज्य का स्थापना 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत हुआ, और 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताइएगा, और इस टॉपिक का लास्ट सवाल बताइएगा। इस टॉपिक का लास्ट सवाल आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वह किस क्षेत्र परिषद में आते हैं। तो वो ऐसे भी मैप में साउथ है तो दक्षिणी क्षेत्र परिषद, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। पुदुचेरी जो हाईकोर्ट है, पुदुचेरी जो क्षेत्र है वह आपका तमिलनाडु हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। पुदुचेरी जो है वह तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और दादर नगर हवेली दमन जो है वह मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और लक्षद्वीप जो है वह किसके अंतर्गत आता है, तो लक्षद्वीप जो है वह केरल के अंतर्गत आता है, ठीक है, केरल। और केरल में बहुत फेमस हाईकोर्ट है एर्नाकुलम हाईकोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत फेमस है। और आपको पता है अंडमान निकोबार हाईकोर्ट जो है वह कलकत्ता, अंडमान निकोबार क्षेत्र जो है वह कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत होता है। और जैसे कलकत्ता, बंबई और नाम लेंगे हम मद्रास का, ये तीनों हाईकोर्ट का स्थापना कैनिंग के समय 1861 अधिनियम के तहत 1862 में हुआ था। और इसके जस्ट 4 साल के बाद 1866 में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना, पटना हाईकोर्ट का स्थापना 3 फरवरी 1916, राइट। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग के लिए अलग से प्लेलिस्ट सब बना दिए हैं, आप लोग अलग से जाके प्लेलिस्ट खोल के और उस सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक को आप पढ़ाई कीजिए, आपका अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, बिल्कुल जबरदस्त। तो चलिए सेशन को ब्रेक करते हैं। जय हिंद, जय भारत। रुको।